दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स को देख रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर 8 तक बहुत ही अच्छे से डिस्कशन के साथ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप सभी वहां से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही आज से हम लोगों ने आपके लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराने की शुरुआत कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल्स आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे इस चैनल पर केवल और केवल ऑथेंटिक मटेरियल्स ही आप सभी तक पहुंचाए जाएंगे। बेवजह की चीज़ें आप सभी को यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। देखते हैं 50 प्रश्नों से आगे। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर आप सभी के सामने है। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, क्लास शुरू होने से पहले आप सभी एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। और उस नोटबुक में हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करेंगे। और केवल नोट ही नहीं करना है, बल्कि उसे बार बार रिवाइज भी करना है, जिससे कि आप सभी को ये सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं, ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कर सके, आप बेहतर कर सके। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित भारत की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी? ऑप्शन ए जया, बी सोनालिका, सी पद्मा या फिर डी जमुना। कोशिश करें सभी प्रश्नों के आंसर देने की और नोट करते जाएं आपने कितना सही किया है। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितना सही किया है। तो भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जो थी वो थी ऑप्शन नंबर ए जया। अगला प्रश्न 52 नंबर, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी चेरापूंजी या फिर डी चेन्नई। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था जहां अवस्थित है वो है कटक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 53, कावेरी और हंसा निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए धान, बी गेहूं, सी मक्का या फिर डी तिलहन। तो कावेरी और हंसा धान की प्रमुख किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धान का किस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोनालिका, बी हंसा, सी पूषा या फिर डी माही। तो इनमें जो सोनालिका है वो गेहूं की प्रजाति है, ना कि धान की। अन्य सभी जैसे हंसा, पूसा, माही ये सभी धान की किस्में हैं। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है। अगला देखिए 55 नंबर, गेहूं किस प्रकार के फसल हैं? ऑप्शन नंबर ए रवि, बी खरीफ, सी जायद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं रवि फसल के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 56 नंबर, गेहूं कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए दोमट, बी मरुस्थलीय, सी पर्वतीय या फिर डी काली। तो गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए 50 से 75 सेंटीमीटर, बी 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर या फिर डी 150 से 160 सेंटीमीटर। तो गेहूं की खेती के लिए जो आवश्यक वर्षा होती है, होनी चाहिए,
वो है ऑप्शन नंबर ए 50 से 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 58 नंबर, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, सी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 12 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 59 नंबर, गेहूं के पकते समय कितना तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, बी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, सी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो गेहूं के पकते समय जो तापमान की आवश्यकता होती है वो है ऑप्शन नंबर ए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 60 नंबर आप सभी के सामने है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। देखिए, कल्याण सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसलों के प्रमुख किस्में हैं? प्रमुख किस्म यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी है धान, सी है मक्का या फिर डी है चावल। तो इससे रिलेटेड ऊपर भी प्रश्न थे, आप सभी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका सही आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेहूं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप सभी ने अगर जवाब दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखें, इस क्लास को करें और सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करते जाएं, ताकि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड अगर कोई भविष्य में आपके एग्ज़ाम में आ जाए प्रश्न, तो आप सभी से ये टॉपिक से कुछ भी छूटे नहीं। अगला प्रश्न 61 नंबर, निम्नलिखित में से गेहूं के किस प्रजाति के वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं व राई के मध्य संकर करा के उत्पन्न किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्रोनी, बी ट्रिटिकेलम, सी राज 3077 या फिर डी सोनालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकेलम। अगला प्रश्न 62 नंबर, गेहूं की कौन सी प्रजाति शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोनी, बी ट्रिटिकेल, सी राज 3077 या फिर डी सोनालिका। तो गेहूं की वह प्रजाति जो शुष्क प्रदेशों में असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है वो है ऑप्शन नंबर ए मैक्रोनी। अगला प्रश्न है 63 नंबर, गेहूं में बौनेपन का जीन है? ऑप्शन नंबर ए नॉरिन 11, बी नॉरिन 10, सी नॉरिन 15 या फिर डी नॉरिन 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉरिन 10। अगला प्रश्न 64 नंबर, बाजरा मुख्यतः किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, बी रबी, सी जायद या फिर डी वाणिज्यिक। तो बाजरा खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, बाजरा के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, बी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, सी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो बाजरा के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 66 नंबर, बाजरा के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 50 से 70 सेंटीमीटर, बी 40 से 50 सेंटीमीटर, सी 70 से 80 सेंटीमीटर या फिर डी 10 से 15 सेंटीमीटर। तो बाजरा के लिए आवश्यक वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 67 नंबर, मक्का को किस प्रकार के फसल चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, बी रबी,
सी जायद या फिर डी वाणिज्यिक। तो मक्का को जिस प्रकार के फसल चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल। अगला प्रश्न 68 नंबर, मक्का के लिए आवश्यक तापमान कितने होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, बी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, सी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो मक्का के लिए सबसे उपयुक्त तापमान ऑप्शन नंबर ए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगला प्रश्न 69 नंबर, मक्का के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 50 से 70 सेंटीमीटर, बी 70 से 80 सेंटीमीटर, सी 80 से 90 सेंटीमीटर या फिर डी 70 से 90 सेंटीमीटर। तो मक्का के लिए आवश्यक वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 70 नंबर, गंगा 5, डेक्कन 101 एवं गंगा 11 आदि किसके किस्म हैं? ऑप्शन नंबर ए मक्का, बी गेहूं, सी चावल या फिर डी बाजरा। तो ये सभी प्रजातियां, ये सभी किस्में मक्का की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 71 नंबर, जौ किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, बी जायद, सी रबी या फिर डी वाणिज्यिक। तो जौ रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, जौ के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 10 से 18 डिग्री सेल्सियस, बी है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, सी है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो जौ के लिए आवश्यक तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 73 नंबर, जौ के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 70 से 90 सेंटीमीटर, बी 90 से 100 सेंटीमीटर, सी 90 से 120 सेंटीमीटर या फिर डी 70 से 80 सेंटीमीटर। तो जौ के लिए आवश्यक वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर, अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? यानी अरहर किस देश की फसल मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है एशिया, बी है अमेरिका, सी है अफ्रीका या फिर डी है दक्षिण अमेरिका। तो अरहर का जन्म स्थान यानी अरहर का ओरिजिन ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, मूंगफली के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 30 से 60 सेंटीमीटर, बी 60 से 70 सेंटीमीटर, सी 70 से 80 सेंटीमीटर या फिर डी 80 से 90 सेंटीमीटर। तो मूंगफली के लिए आवश्यक वर्षा ऑप्शन नंबर ए 30 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न 76 नंबर, मूंगफली के खेती के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 35 डिग्री सेल्सियस। तो मूंगफली की खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 77 नंबर, चाय निम्नलिखित में से किस मूल का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए चीनी, बी अमेरिकन, सी भारतीय या फिर डी ब्रिटिश। तो चाय चीनी मूल का पौधा है, यानी कि चाय का ओरिजिन चीन में हुआ था। अगला प्रश्न 78 नंबर, भारत में चाय का रोपण का प्रारंभ किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी फ्रांसीसी ने या फिर डी डचों ने। तो भारत में चाय का रोपण जिसने प्रारंभ कराया था वो था ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज। अगला प्रश्न 79 नंबर, चाय की खेती का उत्पादन किस प्रकार के मिट्टी में होता है? पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने इस विषय में जाना है जब आप लोग मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग कमेंट में। आइए देखते हैं
चाय की खेती के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए वो होती है ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट। आशा करते हैं आप सभी इसका आंसर सही सही दे दिए होंगे। अगला प्रश्न 80 नंबर, चाय की खेती के लिए आवश्यक तापमान की दशा है, यानी कि चाय की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, सी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 10 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 81 नंबर, चाय की खेती के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 200 से 250 सेंटीमीटर, बी 150 से 250 सेंटीमीटर, सी 100 से 120 सेंटीमीटर या फिर डी 90 से 100 सेंटीमीटर। तो चाय की खेती के लिए आवश्यक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। और जब मृदा चैप्टर आप सभी के सामने लाया गया था तब लेटेराइट मृदा के बारे में ये विशेषता बताई गई थी कि लेटेराइट मृदा सूख जाने के बाद ईंटा से भी कठोर हो जाता है और ज़्यादा पानी लगने पर दही के समान हो जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि इतनी ज़्यादा वर्षा जो कि चाय की खेती के लिए आवश्यक होती है तो ये कैसे संभव है। तो इसका आंसर है, देखिए अगर आप लोगों ने ओरिजिनल देखा होगा या फिर फोटो में ही देखा होगा तो चाय की खेती किस प्रकार होती है। आपको देखने में लगेगा कि पहाड़ों पर होती है। उसका आकार होता है ढलाव के आकार का, यानी कि पानी उस स्थान पर रुकती नहीं है, पानी उसे हमेशा चाहिए जिससे कि चाय की खेती अच्छे से हो सके, किंतु पानी वहाँ पर रुके नहीं, इसलिए चाय की खेती ढलाव पर की जाती है जिससे कि पानी ज़्यादा रुके नहीं और उसे पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिले और चाय की खेती अच्छे से हो जाए। आशा करते हैं आप सभी इस बातों को समझ गए होंगे, तो अच्छे से नोट कर लीजिए फटाफट इन सभी बातों को। बढ़िए आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुंटूर, बी बंगलुरु, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ एक और प्रश्न का आंसर आप सभी से चाहते हैं कि भारत में जो है सर्वोत्तम प्रकार की चाय किस राज्य में उत्पादित होती है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी से हम चाहते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दीजिए और कमेंट में प्रश्न के साथ आंसर दीजिएगा जिससे कि मुझे समझने में, आपके आंसर को पहचानने में सुविधा मिले। तो फटाफट कीजिए कमेंट। हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न 83 नंबर, कपास का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या फिर डी यजुर्वेद। आशा करते हैं ये प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। ऐसे एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी थी कि जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है इसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री सिलेबस काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे से आप सभी के सामने डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले मटेरियल्स आप सभी तक आसानी से पहुंच सके जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे आप सभी को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कपास का उल्लेख जिस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम देखने को मिला है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था, आप सभी इसे अच्छे से नोट करेंगे वीवीआई मार्क करके। अगला प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कपास, बी चीनी, सी दूध या फिर डी अंडा। काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि सभी सफ़ेद सफ़ेद ही हैं। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ए। काफ़ी लोग गेस कर रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कपास होगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है 85 नंबर, गन्ने के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, बी 27 से 33 डिग्री सेल्सियस, सी 34 से 36 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो गन्ना के उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है वो है ऑप्शन नंबर ए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 86 नंबर, गन्ना की खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 75 से 150 सेंटीमीटर, बी 150 से 200 सेंटीमीटर, सी 100 से 120 सेंटीमीटर या फिर डी 120 से 140 सेंटीमीटर। तो गन्ना की खेती के लिए जो आवश्यक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए 75 से 150 सेंटीमीटर। प्रश्न है गन्ना निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन नंबर ए नकदी, बी खरीफ, सी रबी या फिर डी जायद। तो गन्ना जिस प्रकार की फसल है वो है ऑप्शन नंबर ए नकदी। नकदी बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, भारत में गन्ने प्रजनन का कार्य कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर, बी चेन्नई, सी पटना या फिर डी कानपुर। तो भारत में गन्ना प्रजनन का कार्य ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर में किया जाता है। अगला प्रश्न 89 नंबर, गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1912, बी 1916, सी 1920 या फिर डी 1926। तो गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना 1912 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 90 नंबर, कहवा कहवा की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, बी 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, सी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो कहवा की खेती के लिए आवश्यक तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 91 नंबर, कहवा की खेती के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 150 से 250 सेंटीमीटर, बी 100 से 150 सेंटीमीटर, सी 75 से 100 सेंटीमीटर या फिर डी 50 से 75 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 150 से 250 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 92 नंबर, भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबा बुदन की पहाड़ी से, बी नीलगिरी की पहाड़ी से, सी अन्नामलाई की पहाड़ी से या फिर डी गिरनार की पहाड़ी से। तो भारत में कहवा की खेती की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई थी। अगला प्रश्न 93 नंबर, कॉफ़ी बोर्ड स्थित है, यानी कॉफ़ी बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है कोलकाता, सी है गुवाहाटी या फिर डी है गुटूर। तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, जूट किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, बी रबी, सी जायद या फिर डी वाणिज्यिक। तो जूट खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर, जूट उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, सी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो जूट उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 96 नंबर, जूट उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 160 से 200 सेंटीमीटर, बी 200 से 250 सेंटीमीटर, सी 170 से 180 सेंटीमीटर या फिर डी 150 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 160 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 97 नंबर, भारत का स्वर्णिम तंतु किस फसल को कहा जाता है? आशा करते हैं इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए कहवा, बी कपास, सी जूट या फिर डी इलायची।
तो भारत का स्वर्णिम तंतु जिस फसल को कहते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, जूट। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर, लीची उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 14 से 32 डिग्री सेल्सियस, बी 32 से 35 डिग्री सेल्सियस, सी 17 से 22 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इलायची उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान होनी चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए 14 से 32 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 99 नंबर, इलायची उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर, बी 160 सेंटीमीटर, सी 170 सेंटीमीटर या फिर डी 155 सेंटीमीटर। तो इलायची उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह है आज का आखिरी प्रश्न 100 नंबर। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन भारत के जिस राज्य में किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए केरल। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए मटेरियल्स आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और जिससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।